हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल तो उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और वो सारे एलिमेंट्स पी ब्लॉक में आते हैं। And the general electronic configuration of p block element is ns2 np 1 to 6। p में 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे ग्रुप 13 एलिमेंट्स। जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बोरोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होता है? हीलियम 2s2 2p1। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज नियॉन 3s2 3p1। गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर 31 एंड कन्फिगरेशन इज आर्गन 3d10 4s2 4p1। नेक्स्ट इज इंडियम, एटॉमिक नंबर 49, कन्फिगरेशन इज क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p1। एटॉमिक नंबर 81 थैलियम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज जिनॉन 4f14 5d10 6s2 6p1। जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स है इसको हम बोरोन फैमिली भी बोलते हैं। एंड द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स इज ns2 np1, क्योंकि p में देखो हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और n क्या होगा? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप चेंज होता जाएगा। ns2 np1 इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। फिर हमें इस p ब्लॉक एलिमेंट के चैप्टर में ग्रुप 14 एलिमेंट्स के बारे में भी स्टडी करना है। ग्रुप 14 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, सिलिकॉन इज 14, एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम इज 32, टिन का एटॉमिक नंबर होता है 50 एंड लेड का होता है 82। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर ns2 np2। ग्रुप 14 एलिमेंट्स को हम कार्बन फैमिली भी बोलते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज हीलियम 2s2 2p2। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज नियॉन 3s2 3p2। जर्मेनियम आर्गन 3d10 4s2 4p2। टिन का क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p2 और लेड का जिनॉन 5d10 6s2 6p2। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, हम जनरल स्टडी करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज ns2 np 1 to 6। दे आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। इन ग्रुप में जो एलिमेंट्स आएंगे दे कैन बी सॉलिड्स, दे कैन बी लिक्विड्स एंड दे कैन बी गैसेस। इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स तीनों कैटेगरी के हमें एलिमेंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट, नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज इन पीरियड। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, चाहे ग्रुप 13 है, चाहे 14 है, चाहे और भी ग्रुप के एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स पे जो नॉन मेटलिक कैरेक्टर है इंक्रीजेस पीरियड, यानी लेफ्ट टू राइट जाते हुए जो मेटलिक कैरेक्टर वो इंक्रीज होगा, एंड टॉप टू डाउन ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जो मेटलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होगा, नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। ये हम पहले भी कर चुके हैं एल्कली मेटल्स में, कि जो मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। And oxides of metalloids are amphoteric in nature। आगे है कि अनोमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। ग्रुप 13 का फर्स्ट एलिमेंट है बोरोन एंड ग्रुप 14 का फर्स्ट एलिमेंट है कार्बन। इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ देयर ग्रुप। जो कार्बन और फर्स्ट ग्रुप के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ऑफ ग्रुप 13 और ग्रुप 14, उनकी थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स इन देयर ग्रुप। तो वो कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं? स्मॉल साइज होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, हाई आयनाइजेशन थेरेपी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होगा। जो बोरोन फैमिली होता है, बोरोन फैमिली में जो बोरोन इज टिपिकल नॉन मेटल, एल्यूमिनियम इज मेटल, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम इज मेटल। ये जो है मेटल्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेटलिक कैरेक्टर ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होता है। नॉन मेटलिक कैरेक्टर ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब हम बात करते हैं जो बोरोन फैमिली में जो एलिमेंट्स हैं उनकी अक्रेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले अक्रेंस ऑफ बोरोन को स्टडी करेंगे। जो बोरोनाइट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड की फॉर्म में मिलता है, एंड द फॉर्मूला इज H3BO3। कैरनाइट की फॉर्म में भी मिलता है,
कैरनाइट का जो फॉर्मूला है वो है Na2B4O7 4 वाटर. It is also boron is also found in the form of a borax and the formula of borax is Na2B4O7 7 water. बेटा बोरेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2B4O7 10 वाटर. 7 वाटर नहीं आएगा यहाँ पे, 10 वाटर आएगा. ठीक है. नेक्स्ट है बोरोन आर फाउंड इन 2 आइसोटोप्स. बोरोन के 2 आइसोटोप्स जो हैं वो मिलते हैं नेचर में. दोनों के एटॉमिक नंबर सेम होंगे. आइसोटोप्स क्या होते हैं? विच आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर. मास अलग होंगे. एक का मास 10 होगा तो एक का एटॉमिक मास 10 होगा और दूसरे का क्या होगा? 11 होगा. जो ये वाला आइसोटोप्स है, ये वाला आइसोटोप है, ये कितना परसेंट मिलता है? 19% मिलता है नेचर में. और ये कितना मिलता है? 81% मिलता है. नेक्स्ट है अर्थ क्रस्ट में भी बोरोन मिलता है बट बहुत थोड़ा अमाउंट में मिलता है. कितना मिलता है? 0.001% बाय मास. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेयरेस्ट एलिमेंट. रेयरेस्ट एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो मिलने की पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है. इन अर्थ क्रस्ट इट इज़ फाउंड only this much amount is found in earth crust, so that is why it is also called rare element. नेक्स्ट हम बात करेंगे अक्रेंस ऑफ एल्यूमिनियम की. एल्यूमिनियम जो है इट इज़ थर्ड अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. 8.3% बाय मास ये मिलता है. तो थर्ड अबंडेंट एलिमेंट अगर एल्यूमिनियम है तो फर्स्ट और सेकंड अबंडेंट एलिमेंट कौन होगा वो हम आगे देखते हैं इसमें. फर्स्ट अबंडेंट एलिमेंट है ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन एंड थर्ड इज एल्यूमिनियम. जो ऑक्सीजन है वो 45.5% बाय मास मिलता है. सिलिकॉन जो मिलता है 27.7% बाय मास मिलता है. एल्यूमिनियम 8.3% बाय मास मिलता है जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर. ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, सिलिकॉन इज नॉन मेटल एंड एल्यूमिनियम इज मेटल. नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम विच आर द फॉर्म ऑफ इन विच फॉर्म जो एल्यूमिनियम है वो हमें नेचर में मिलता है. तो कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम कौन कौन से हैं? एक तो एल्यूमिनियम मिलेगा बॉक्साइट की फॉर्म में, एक मिलेगा क्रायोलाइट की फॉर्म में. ठीक है. और एक मीका की फॉर्म में भी एल्यूमिनियम मिलता है. बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है बॉक्साइट इज एन ओर Al2O3 2 वाटर. और जो क्रायोलाइट है उसका फॉर्मूला क्या होगा? Na3AlF6. जो एल्यूमिनियम है वो मीका की फॉर्म में मिलता है. मीका क्या है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट. पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को ही हम मीका बोलते हैं. तो इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए मीका इन इंडिया. नेक्स्ट इज एटॉमिक रेडियस. अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें तो बोरोन का एटॉमिक रेडियस होता है 58 पिकोमीटर. पिकोमीटर में एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट किया हुआ है. एल्यूमिनियम का कैलकुलेटेड जो एटॉमिक रेडियस है वो है 143. गैलियम का 135, इंडियम का 167 एंड थैलियम का 170. तो यहाँ पर जो एटॉमिक रेडियस है वो बोरोन से एल्यूमिनियम तक जाते जाते क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है. देन डिक्रीज़ हो रहा है गैलियम तक. फिर गैलियम से इंडियम तक जाते हुए फिर इंक्रीज़ हो रहा है. एंड फिर इंडियम से थैलियम तक जाते हुए इंक्रीज़ हो रहा है बट बहुत स्लाइट इंक्रीज़ हो रहा है. ओनली 3 यूनिट का यहाँ पे डिफरेंस है. तो वाई दिस काइंड ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इज हैपनिंग हियर? क्या रीज़न है? वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से स्लाइट इंक्रीज कभी डिक्रीज ये नोटिस यहाँ पे हो रहा है? तो इसको हम ऐसे स्टडी करेंगे कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम यहाँ से यहाँ तक जाते हुए क्या होता है? एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है. क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो रहा है. रीज़न शेल नंबर इंक्रीज़ हो रहा है. या हम ये बोल सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, ये भी बोल सकते हैं. तो ऑन मूविंग फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है. और अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? डिक्रीज़ होगा. और न्यूक्लियर चार्ज कम होएगा तो अल्टीमेटली एटॉमिक रेडियस क्या होएगा? इंक्रीज़ होएगा. लेकिन ऑन गोइंग फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम जो साइज़ है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा था. ठीक है. एल्यूमिनियम का साइज़ जो है एटॉमिक रेडियस है 143 और गैलियम का 135. यानी जो रेडियस है या साइज़ बोलते हैं कि जो गैलियम का साइज़ है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है. क्यों डिक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की थी तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ऑन गोइंग फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डी ऑर्बिटल. ठीक है. अगर इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में फिल हो रहे हैं दैट क्रिएट पुअर शील्डिंग इफेक्ट. पुअर शील्डिंग इफेक्ट. और पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होएगा? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा. इफ़ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस तो रेडियस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा.
ठीक है, और वी कैन से दैट साइज डिक्रीज हो जाएगा गैलियम का। फिर अगर हम बात करते हैं गैलियम से इंडियम तक जाते जाते, तो गैलियम से इंडियम तक जाते जाते क्या होएगा, साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो साइज़ इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू पहले की बजाय शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि हमें पता है तो गैलियम से इंडियम तक जाते जाते शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों इंक्रीज़ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बढ़ रहा है, और मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है। और मूविंग डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज दोनों ही जो फैक्टर है वो साइड बाय साइड इन्वॉल्व होंगे। तो इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बढ़ रहा है, तो शील्डिंग इफेक्ट एकदम से पुअर भी नहीं हो सकता। तो ऑन गोइंग फ्रॉम गैलियम टू इंडियम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, और अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और वी नो दैट इफ़ न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं इंडियम से थैलियम तक जाते हुए, तो इंडियम से थैलियम तक जाते हुए क्या होगा कि शील्डिंग इफेक्ट भी अराइज होगा और न्यूक्लियर चार्ज भी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इंडियम से थैलियम तक जाते हुए, नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इंडियम से थैलियम तक जाते हुए इलेक्ट्रॉन्स किस में आ रहे हैं, एफ ऑर्बिटल्स में आ रहे हैं। एफ ऑर्बिटल्स में जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पूरेस्ट होती है, सबसे कम जो शील्डिंग इफेक्ट होती है एफ में होती है, एज कम्पेयर टू डी, एज कम्पेयर टू पी एंड एज कम्पेयर टू एस। तो जिसकी वजह से यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज दोनों में ही काउंटर बैलेंस चलेगा। शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज दोनों में काउंटर बैलेंस चलेगा, और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगा न्यूक्लियर चार्ज, बट हाँ स्लाइट डिक्रीज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिक्रीज इसलिए नहीं होगा क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट पुअर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये भी पुअर नहीं है। तो अल्टीमेटली इन दोनों में काउंटर बैलेंस चलता रहेगा और न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जब इफ़ न्यूक्लियर चार्ज स्लाइट डिक्रीज, तो जो एटॉमिक रेडियस है वो भी स्लाइट इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज़ द रीज़न कि जो एटॉमिक रेडियस है वो उसमें एक्सेप्शन हमें नोटिस मिलेगा, कि नोटिस होएगा हमें कि कहीं पर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, उसका यही रीज़न है। और जो एक्चुअल रेडियस होगा वो कुछ ऐसे होगा कि बोरोन का सबसे कम एटॉमिक रेडियस होगा, और गैलियम का उसके बाद, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम एंड देन थैलियम, जो कि एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग ऑर्डर है। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, एक्सपेक्टेड आयनाइजेशन एंथैल्पी कुछ ऐसी होनी चाहिए थी कि बोरोन का सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होना चाहिए, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन थैलियम। बट दिस इज़ नॉट हैपनिंग। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो है, जो साइज़ है वो ही उस हिसाब से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर रहा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करती है एटॉमिक रेडियस पर, डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है। तो एक्चुअल में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उसका ऑर्डर ये होगा, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन का होगा, देन थैलियम का, देन गैलियम का, देन एल्यूमिनियम का, और देन इंडियम का। बोरोन का सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी इसलिए है, इसका रीज़न ये है क्योंकि जो बोरोन है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ये रीज़न है। और हमें पता है कि शील्डिंग इफेक्ट में सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट एफ के इलेक्ट्रॉन्स का होता है एज कम्पेयर टू एस, पी एंड डी। तो हमें पता है कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम फॉलोज आफ्टर एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, वाइल गैलियम एंड इंडियम फॉलोज आफ्टर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड थैलियम फॉलो आफ्टर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, विच डू नॉट शील्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस effectively, then S and P electrons. If shielding effect is more pronounced than nuclear charge, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये वाला ऑर्डर हम देखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी में। तो डी एंड एफ ऑर्बिटल्स के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उस पर भी असर पड़ेगा। अगर पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा
तो हमें पता है कि अगर थैलियम तक जाते जाते इलेक्ट्रॉन्स किस में आते हैं, एफ ऑर्बिटल्स में आते हैं, और हमें पता है कि जो एफ ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे क्रिएट पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अगर पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। दैट इज़ वाई थैलियम का नंबर यहाँ सेकेंड नंबर पे आया। और जो गैलियम और एल्यूमिनियम और इंडियम है तो वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। जो एल्यूमिनियम है वो आना चाहिए था सेकंड नंबर पे, बट वो सेकंड लास्ट नंबर पर है। क्यों? क्योंकि जो एल्यूमिनियम है इट फॉलोज आफ्टर एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद एल्यूमिनियम आता है। तो हमें पता है कि अगर एस में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहा है तो वो शील्डिंग इफेक्ट उसमें ज़्यादा होगा। इफ़ शील्डिंग इफेक्ट इज़ मोर, अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो हमें पता है कि अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर क्या होएगा, न्यूक्लियर पावर कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो एल्यूमिनियम के केस में ये हो रहा है। सिमिलरली इंडियम के केस में भी। तो दिस विल बी ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हम करेंगे यहाँ पे। और मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम एंड देन इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ डिस्क्रिपेंसीज इन एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज में डिस्क्रिपेंसीज है तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। पहले डिक्रीज होएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन इंक्रीज होगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो बोरोन इज नॉन मेटल, हार्ड होता है, ब्लैक कलर्ड सॉलिड होता है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस जो बोरोन होता है हैज़ अनयूजुअल हाई मेल्टिंग पॉइंट। रेस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉफ्ट, लो मेल्टिंग पॉइंट। बाकी जो मेटल्स हैं इस ग्रुप के वो सॉफ्ट होंगे एंड हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज ऑन डाउन द ग्रुप। बोरोन से लेकर थैलियम तक जाते जाते डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट इज की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज है फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को। ग्रुप 13 एलिमेंट्स में जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस और पी का मिलाकर जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स के पास। तो दैट इज़ वाई दे शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरोन इट्स फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ वेरी हाई। हमें पता है कि बोरोन का साइज स्मॉल होता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। तो दैट इज़ वाई फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ वेरी हाई। दिस प्रिवेंट इट टू फॉर्मेशन ऑफ +3 आयंस। ये प्रिवेंट करेंगे +3 आयंस में रहना। एंड फोर्सेज इट टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। इसलिए क्या बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। जो बोरोन है दे विल फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट है गैलियम, इंडियम एंड थैलियम शो बोथ +3 and +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। These 3 elements can show +3 and +1 oxidation state, and on moving down +1 oxidation state is more prominent than +3 oxidation state because of inert pair effect. हमें पता है on moving down the group जो इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिसिपेशन होती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन क्या होती है, वो नेग्लिजिबल हो जाती है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिकॉज वी नो दैट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर होता है, ठीक है। इफ शील्डिंग इफेक्ट इज पुअर तो न्यूक्लियर पावर क्या होएगी, बढ़ जाएगी। न्यूक्लियर पावर अगर बढ़ जाएगी तो दैट न्यूक्लियर पावर विल नॉट अलाउ कि एस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे, ओनली पी इलेक्ट्रॉन विल लेफ्ट फॉर पार्टिसिपेशन। एस के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो यही रीज़न है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप दीज एलिमेंट्स कैन शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी इजली एज कम्पेयर टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन इसी पे बेस्ड डिस्कस करते हैं। वाई थैलियम प्लस इज मोर स्टेबल दैन द थैलियम +3। तो इसका रीजन क्या है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन ग्रुप 13 पुअर शील्डिंग इफेक्ट अकर्स which results into the inert pair effect. So +1 oxidation state is more stable than the +3 oxidation state. Next is कि boron is non-reactive in nature in its group Y. So what will be the reason of it? Because of high ionization enthalpy, small size, it will not react too much. रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी क्या होता है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। वाई सम टाइम एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव। तो
क्या इसका आंसर होगा? एन ऑक्साइड लेयर Al2O3, जब एल्यूमिनियम एयर के एक्सपोजर में रहता है तो आफ्टर रिएक्शन, एयर के साथ रिएक्शन करके इसके ऊपर, इसके सरफेस पे ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाती है, ठीक है, विच मेक्स इट नॉन रिएक्टिव, जिसकी वजह से ये फर्दर नॉन रिएक्टिव हो जाता है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाता है इसके सरफेस पर, जिसकी वजह से नॉन रिएक्टिव हो जाता है. तो इसीलिए दिस ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट इट फॉर फर्दर रिएक्शन. Ongoing from boron to aluminium, the sum of first three ionization enthalpy decreases and aluminium has little tendency to form ionic compound. It has strong tendency to form covalent compound, for example AlCl3 and AlBr3 etc. These are covalent compound. जो aluminium है और वो क्या शो बनाता है, वो covalent compound बनाएगा. Allium, gallium और indium show ionic nature in the solution. Aluminium or gallium or indium they show ionic nature in the solution because in aqueous hydration enthalpy is more pronounced than ionization enthalpy. Compounds of these elements are more ionic in +1 oxidation state than +3 oxidation state. हमें पता है कि on moving down the group +1 oxidation state ज़्यादा stable होता है, तो इनके जो compounds बनेंगे जिनमें +1 oxidation state होगा वो ज़्यादा stable होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू +3. तो अगर वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो कौन सा आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा शो करेगा. एंड इन एक्वा सॉल्यूशन हाइड्रेशन एंथैल्पी इज मोर प्रोनाउंस्ड देन आयनाइजेशन एंथैल्पी. रीज़न क्योंकि दे कैन रिलीज इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, और जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे उतना ही जल्दी वो वाटर या किसी भी सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेंगे, और हाइड्रेशन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे बेसिकली, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी हम वाटर के साथ कंसीडर करते हैं, तो दैट इज़ वाई हाइड्रेशन एंथैल्पी इज़ मोर प्रोनाउंस्ड. सो यही रीज़न है इन सॉल्यूशन दे शो आयनिक नेचर. क्यों? क्योंकि इन सॉल्यूशन दे show the +1 oxidation state, or in +1 oxidation state they will show ionic nature. In trivalent state most of the compounds being covalent, +1 oxidation state में वो ionic nature show करते हैं, and +3 oxidation state में वो covalent nature show करते हैं. Being covalent are hydrolyzed by water to form tetrahedral species. For example जैसे BCl3 है, BCl3 on hydrolysis form BOH का 4 species. Due to the absence of d orbital, boron cannot expand its covalency beyond 4. ये 4 हाइड्रोक्साइड के साथ अटैच हो गया, इससे ज़्यादा हाइड्रोक्साइड के साथ वो नहीं अटैच कर सकता, ठीक है, इतने इससे ज़्यादा हाइड्रोक्साइड वो नहीं अटैच कर सकता, क्योंकि बोरोन के पास स्पेस नहीं है, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है टू एक्सेप्ट मोर हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट इज कि एल्यूमिनियम क्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज. बट जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है अगर इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो इट गिव ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज, दैट इज AlH2O6 3 पॉजिटिव. तो हाउ एल्यूमिनियम इज रिएक्टिंग विद 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3D ऑर्बिटल. एल्यूमिनियम के पास 3D ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, सो इट कैन एक्सपेंड इट कोवलेंसी फ्रॉम 4 to 6. तो ये अपना कोवलेंसी अप टू 6 तक ही एक्सपेंड कर सकता है. दैट इज वाई इट कैन form octahedral species, that is aluminium water 6 3 positive. In trivalent state they form electron deficient molecule. Trivalent state में वो electron deficient molecule बनाते हैं. For example BF3 BCl3 AlCl3 are electron deficient compound. इनके जो central element होते हैं उनका octet पूरा नहीं होता, that is why they are called as electron deficient molecule. How boron compound act as a Lewis acid, explain with example. So इसका आंसर हम कैसे करेंगे? बोरोन कंपाउंड दैट इज BF3 ले लो. अगर BF3 की बात करें तो BF3 एक्ट एज लुइस एसिड. लुइस एसिड क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं. तो यहाँ डायग्राम में देखते हैं BCl3 में जो बोरोन है इट इज़ डेफिशिएंट विद इलेक्ट्रॉन बिकॉज इसके चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सो इट इज़ डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, क्योंकि इसका जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है. जैसे ही कोई मॉलिक्यूल इसके पास आएगा जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा तो इट कैन ईजिली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट डोनर मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे डोनर मॉलिक्यूल अमोनिया है. अमोनिया क्या करेगा? इसको डोनेट कर देगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट विल मेक कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद दिस कंपाउंड. एंड दिस काइंड ऑफ
formula will form when ammonia react with BCl3. यहाँ पे अमोनिया क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है. अगर हम एसिडिक नेचर की बात करें तो एसिडिक नेचर है वो ये वाला ऑर्डर फॉलो करेगी. BX3 जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू AlX3, एज कम्पेयर टू GX3 एंड एज कम्पेयर टू इंडियम X3. X क्या है यहाँ पे, X कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो बोरॉन के कंपाउंड होंगे सबसे ज़्यादा एसिडिक, क्योंकि जो बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, क्योंकि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट डिक्रीजेज इन दिस हैलाइड्स. एल्यूमिनियम हैलाइड्स आर लुईस एसिड, कैन एग्जिस्ट एज डाइमर. जो एल्यूमिनियम के हैलाइड्स होते हैं दे आर ऑल्सो अ लुईस एसिड, और वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट एज डाइमर. whereas boron halides exist as monomer only. जो बोरोन के halides हैं they exist as monomer, but जो aluminium के halides हैं they exist as dimer. तो this is dimer form of AlCl3 and how this dimer form is existing. तो for example देखो, suppose this is AlCl3, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन, ठीक है. दिस इज AlCl3 and AlCl3 is electron deficient. Take another molecule of AlCl3, AlCl3. यहाँ पर एक क्लोरीन ले लेते हैं, यहाँ पर दूसरा क्लोरीन लेते हैं. अब क्या होता है, इस क्लोरीन को सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं. आफ्टर मेकिंग बॉन्ड क्लोरीन के पास क्या है, एक्स्ट्रा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है. यहाँ पर भी इस वाले के पास क्या है, अनशेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं. एल्यूमिनियम क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. तो जैसे ही ये मॉलिक्यूल इसके पास आएगा, ये वाला क्लोरीन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और डोनेट करके क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. सिमिलरली दिस क्लोरीन कैन गिव इलेक्ट्रॉन टू दिस एल्यूमिनियम एंड विल फॉर्म अनदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो यही रीज़न है कि जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है इट अचीव स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग अ डाइमर. ये जो डाइमर फॉर्म बनाने के बाद ये स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है, क्योंकि AlCl3 जो अकेला होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर. अमरफस बोरोन एंड एल्यूमिनियम ऑन हीटिंग इन एयर फॉर्म B2O3 एंड Al2O3. ये क्या बनाते हैं, B2O3 और Al2O3. बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो भी क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके E2O3. ई क्या है यहाँ पे, बोरोन से लेकर थैलियम तक कोई भी एलिमेंट हो सकता है. और नाइट्रोजन के साथ ये जो एलिमेंट्स हैं, बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स हैं, वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नाइट्राइड्स बनाते हैं बाय द फॉर्मूला En. सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रुप 13 एलिमेंट्स. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रुप 14 एलिमेंट्स.